ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमने इसके ये सीरीज चल रही है हमारी यूपी आर ओ ए आर ओ की ए आर ओ इसके प्री में जितने भी प्रश्न आते हैं और यूपी पी एस सी इसकी यूपी पी सी एस की पी एस सी की जो भी प्री में क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उसके हमने हिस्ट्री से किस तरह से उसे करना है, अच्छे से करना है कि बस पेपर पास हो जाए, ये नहीं कि मोटी मोटी किताबें पढ़ें। तो मैंने इसके कैसे प्रश्न जो आए थे पिछले साल के और उससे भी पहले वाले, उसकी वीडियो मैंने बना दी है, आप उससे देख सकते हैं। हम आज इसके प्रश्न के साथ इसके नोट्स को देखेंगे, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और जानेंगे कि क्या क्या प्रभाव थे ब्रिटिश शासन के। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन में कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है, क्या हुआ, कोई भी स्वतंत्र उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। ये पहले तो ये दे दिया कि आपको देखना है कि उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। ठीक है, और क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो धनिक वर्ग था वो भू संपत्ति में निवेश करने को प्रोत्साहित था। ठीक है, उसको प्रेफरेंस दे रहा था कि भू संपत्ति में निवेश किया जाए, ना कि आप उद्योग लगाया जाओ। तो भू संपत्ति में निवेश कर रहे थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त, अब ये एक क्वेश्चन है, इसे ध्यान से रट लेना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। तो एक प्रश्न यहीं से आ जाता है, ये हमने प्रश्न वाले सेक्शन में देखा था प्रश्न में कि ये वाला प्रश्न बहुत बार आया है, तो आप इसे ध्यान रख लेना। एक चीज़ यह ध्यान रखनी है कि इसकी डेट, दूसरा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू करी, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब इसे इस्तमरारी और जमींदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो तीसरी चीज़ यही आपको याद रखनी है कि इसका और कौन सा नाम है। तो वो जरूरी नहीं है स्थायी बंदोबस्त छोड़ करके आपको ये इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी ये पूछ सकता है, बीसवेदारी। तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसका सभी का एक ही नाम आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह व्यवस्था, अब एक और प्रश्न बनता है, कहाँ कहाँ पर लागू थी। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। तो उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र नहीं आता, पूरा यूपी नहीं आता इसमें, उत्तर प्रदेश का वाराणसी तक ये लागू थी। तो बांग्ला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के, तो इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। अब ये प्रश्न, ये आईएएस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसी तरीके से। आईएएस में, पीसीएस में यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितना प्रतिशत था, किसने लागू किया था और कहाँ कहाँ तक फैला था, किस किस राज्य में था और क्या कब लागू किया था। बस यही है, बस डिफरेंस यही रहता है कि यूपी पीसीएस में पूछेगा या स्टेट पीसीएस में पूछेगा तो बस डेट पे फोकस करेगा, बस डेट पूछ लेगा कब किया था या फिर नाम पूछ लेगा। और आईएएस में ये होता है कि बस वो पूरा स्टेटमेंट दे देता है डेट के साथ। तो स्टेटमेंट में डेट गलत होने के चांसेस होते हैं, फिर कहते हैं हमें याद नहीं करा, फैक्ट था इसलिए याद नहीं हुआ। तो फैक्ट तो आजकल देख रहे हो आपके जो भी आईएएस के जो पेपर बन रहे हैं वो पीसीएस जो करते हैं, जिन्हें फैक्ट ज़्यादा याद रहते हैं वो आराम से निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि पीसीएस जो करता है उन्हें फैक्ट ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं। समझे? तो आजकल तो पेपर आईएएस का ऐसा बन रहा है, तो जो पूरा स्टेटमेंट वाइज होता है उसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11वां भाग कंपनी को देना था। देखो 11 तो पूरा ही है, 11 टोटल भाग है, उसमें से 10 भाग यानी बस एक ही भाग बचा। ठीक है, तो 11 में से 10 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। तो जो बचा 1/11 भाग तो वो अपने पास रखता था। समझे? इसलिए अब अंग्रेज देखो कितने चालू थे, वैसे होना चाहिए 10। ठीक है, 10/10 होता है तभी एक होता है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि वो अपना 11 भाग कर लिए और जिसको उसको पूरे 10 के 10 मिल गए। समझे? अगर ऐसा होता 10 तो 10/9 होता, 9/10 होता, तो उसके पास बस 9 भाग ही जाता। तो उसने कंपनी ने 10/11 कर ताकि 10 पार्ट उसके पास जाए और एक पार्ट उसके पास रहे। तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति या भद्र नवाब थे। अब ये प्रश्न आता है कि कौन थे जो पूंजीपति थे ना,
वो क्या थे, भद्र नवाब कहा जाता है उनको। ये ध्यान रख लेना, ये प्रश्न में आएगा, क्वेश्चन में आएगा। अब स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत पर भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था। अब इसका जो दूसरी व्यवस्था थी उसका नाम क्या था, रेयतवाड़ी व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था का नाम था रेयतवाड़ी, हमने पहली बार देख लिया। अब दूसरी रेयतवाड़ी व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। ये दो नाम हमेशा याद रखने हैं आपको, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, आप ऐसे याद रख सकते हो। टॉमस मुनरो रा से खत्म हो रहा है, और फिर ये भी रीड। और सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारह महल जिले में लागू किया गया। अभी तक बारह महल जिला तो पूछा नहीं है, आज शायद ही इस बार पूछ ले, तो आप याद ध्यान रखना, तमिलनाडु ना दे करके वो बारह महल भी पूछ सकता है। तो बारह महल जिले में लागू किया गया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग इसमें लागू की गई। तो ये भी याद रखते हैं आपको, कहाँ कहाँ पर की गई थी, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आज ये जो है आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, इसमें लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत रियतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे। रेत को क्या कर दिया गया था, रेत को ही मालिक बना दिया। रेत होते किसान, तो यानी किसानों को ही मालिक बना दिया था, और उसी की ही जमीन पे उसका कब्जा था। पहले वाली में देखा कि भूस्वामी थे, जो जमींदार थे वो भूस्वामी थे, लेकिन अब भूस्वामी कौन हो गए थे, रेत यानी किसान हो गए, जो उसे जोत रहा है वही हो गया। अब प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से या वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। अब यहाँ पर बनाने का ये था कि भाई आप सीधे ही, सिर्फ बीच का, जैसे यहाँ पर ये किसान हो गया, ये बीच का जमींदार हो गया, और ये सब कंपनी हो गई। तो अब उसने पहले वाली व्यवस्था में था कि पहले किसान जमींदार को देता था, जमींदार फिर दे देता था अंग्रेजों को। लेकिन इस वाली व्यवस्था में क्या हुआ, किसान से सीधा उसके पास चला गया, कंपनी के पास चला गया, जमींदार का खेल ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो यही था कि व्यक्तिगत रूप से या वे स्वयं है ना सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। अब इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। किसकी स्थापना की, कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 51%, ये सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, 51% हिस्सा शामिल था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत हिस्सा किस में शामिल था, कौन सी व्यवस्था में, तो वो आएगी आपकी रेतवाड़ी रेतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, और जो अभी जमींदार वाली देखी थी हमने, इसमें था 19%, 19% ये है, और पीछे आगे जो देखा हमने वो है 51%। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी, तथा लगान की दर का भी काफ़ी ऊंची थी। तो ये नहीं है कि इसमें कहा जाता है, जब आप और बड़ी किताबें पढ़ोगे तो उसमें कि इससे ना कुछ प्रभाव नहीं पड़ा इसका, किसानों को तो देना ही देना था, और इतना कठोरता से वसूली जाती थी कि पहले जमींदार तो तब भी बस छोड़ देते थे, क्योंकि जमींदार है ना आंदोलन कर देते थे। उन्हें पता होता था, क्योंकि जमींदार और वो आराम से इतने सालों से साथ रह रहे हैं, और एक कहते हैं एक ही देश के बंदे हैं, तो उन्हें पता होता था कुछ कुछ को उनकी मुसीबतें क्या हैं, तो वो कभी कभी आगे नहीं दे पाते थे। तो वो भी कहते थे भाई हम कहाँ से दे, जब वो पीछे से नहीं आ रहा था, और वो कभी ज़बरदस्ती भी नहीं करते थे। इसीलिए इन्होंने है ना जमींदार को बीच में से हटा दिया था अंग्रेजों ने, ताकि हम ज़बरदस्ती करेंगे तो हमें देंगे। तो ये मतलब था इसका, इसलिए यहाँ से कठोरता से वसूली जाता था, और लगान की जो दर होती थी वो भी काफ़ी ऊंची होती थी। अब नेक्स्ट है महालवाड़ी पद्धति। अब महल का मतलब होता है गांव, महल का मतलब होता है गांव या जागीर का एक भाग। मालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक गांव या अथवा माहौल या जागीर के एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी, यानी पूरे एक गांव के साथ कर दी जाती थी। तो जितने भी गांव में किसान रहते थे और जितनी भी जमीन जो बोई जा रही है, वो सब मिलकर के एक साथ ही है ना, एक कोई नियुक्त कर लेते थे अपने, कि वो जो सारा जा करके हम लगान किसान उसको दे दें, अंग्रेजों को दे दे। तो इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि या शामलात अथवा अन्य भूमि का स्वामी होता था। तो जो ग्राम समाज था, तो यहाँ पे जो मेन है वो ग्राम समाज है, यानी पूरे जितना भी समाज है आपका वो सब गांव के अंदर। और ये ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि, जिसे क्या कहा जाता है, शामलात या अथवा अन्य भूमि। तो दोनों भूमि हो गई, सम्मिलित भूमि का भी और अन्य भूमि का भी वही स्वामित्व होता था। तो यहाँ पर पहले वाले में देखा तो जो जमींदार थे वो स्वामी थे उसके भूमि के, दूसरे में देखा तो रैयत थे यानी किसान थे, तीसरे में देखा तो तीसरे में आ गया ग्राम समाज, ये पूरे इसके मालिक हो गए।
अब यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भूक्षेत्र का 30% कितना आ रहा था, 30% हिस्सा शामिल था। तो याद ध्यान रखना, पहले में था 19%, दूसरे में था आपका 51% और तीसरे में है आपका 30%। ठीक है, और ये इसी क्रम से याद रखने हैं आपको। तो तीनों के ध्यान रखना, और तीनों ने किस किस ने लागू करी थी, वो भी किस किस राज्य में थी, ये सब लागू रखना है। और आपके इससे 2% तो हमेशा आएंगे ही आएंगे, और ये सिर्फ पीसीएस में नहीं, आईएएस में भी आते हैं। अब नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों जैसी होम चार्जों से तात्पर्य है। अभी प्रश्न पूछा जाता है कि ये होम शुल्क होते क्या हैं, यानी गृह शुल्क क्या होते हैं, होम चार्जेस। तो जिस इसका मतलब है कि इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव, जो इंग्लैंड में राज्य सचिव होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया था व्यय। अब ये कोई सा भी व्यय करते, भारत सचिव इंग्लैंड में कोई सा भी व्यय हो रहा है और उसको बता देते हैं कि हमने भारत सरकार की ओर से किया है, यानी जो आप भारत की ओर से करा है एक तरीके से हमने, तो इसका खर्चा भी कौन देगा, भारत ही देगा। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। अब इसमें शामिल थे, ये बहुत ज़रूरी है जो आप पढ़ने जा रहे हो, इसमें क्या क्या शामिल था वो देखना। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण, ठीक है। दूसरा, रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, यानी भारतीय जो सार्वजनिक ऋण है, भारतीयों को ना सरकार को कुछ ऋण दिया है इन्होंने, वो चीज़। और दूसरा, रेलों पर लगाई गई पूंजी, यानी रेल के विकास के लिए भी कुछ पूंजी लगाई है, तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। अब भारत को दी गई सैनिक अथवा अन्य सामग्री की लागत। अब पहले तो ऋण हो गया, फिर दूसरा आ गया, ऋण के बाद आ गया ब्याज, ठीक है। फिर दूसरा एक और आ गया कि सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, जो सेना के लिए खर्च वगैरह हो रहा है वो भी। तीसरा है, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क। भारत के कारण, पता नहीं कौन से कारण थे ये, इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क। तीसरा नेक्स्ट है, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय। बताओ, रह इंग्लैंड में रहा है, लेकिन जो इंग्लैंड का राज्य सचिव है उसका सारा व्यय इंडिया से वसूला जा रहा है, और वो भी कहाँ तक था, 1919 तक था। अब तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, ये सारी भी हमारे भारत से ही लिया जाता था। यूरोपीय अफसर हैं, अफसर वही हैं, बस भारत में काम कर रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन इसके भत्ते और पेंशन किससे दिए जा रहे हैं, इंडिया से ही दिए जा रहे हैं। बताओ, ये सारा था आपका गृह शुल्क, यही था सारा, इसी सारी चीज़ों को बोला जाता है होम चार्जेस। फिर नेक्स्ट है, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। समझे? तो ये यहाँ तक जितना भी था आपका, यहाँ से जो भी हमने पढ़ा, ये सारा जितना भी था आपका, ये सब गृह शुल्क में आता है। लेकिन भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग लाई गई जाने वाली निधि जो थी, वो गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। अब ये ध्यान रख लेना कौन सी नहीं थी, कहीं सारे टिक मार के आ जाओ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया गया था। इसका मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है, आप उसको भी देख सकते हो शॉर्ट के सेक्शन में जा करके यूट्यूब के। तो इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब था कि भारत में ब्रिटिश आयातों को, ब्रिटिश जो आयात हो रहे थे, ठीक है, भारत में ब्रिटिश आयात हो रहे थे, उस पर दी गई विशेष रियायत, उसके लिए किया जाता था इसका उपयोग, कि इंपीरियल प्रेफरेंस। अब इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क लगता था। जो जब इसके तहत भारत में जो ब्रिटिश आयात हो रहा था, ब्रिटिश से जो आयात हो रहा था, उसमें नाम मात्र का शुल्क लगता था, जिससे भारत को व्यापार की हानि होती थी, या बिल्कुल भी नहीं लगता था। जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में जब भारत से जब निर्यात हो रहा है तो भारी शुल्क लगाया जा रहा है। यानी जो इंपीरियल प्रेफरेंस है वो अंग्रेजों द्वारा अपने जो आयात हो रहा था उसको अच्छा करने के लिए की गई थी, उसको आसान करने के लिए की गई थी, ताकि जो शुल्क है वो बिल्कुल भी ना लगे और उनका पैसा बच जाए। अब आगे देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है धन के बहिर्गमन या अपवाह, यानी ड्रेन। इसे ज़्यादातर ड्रेन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, तो बहिर्गमन भी याद रखना है हिंदी में, या अपवाह ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। जो चीज़ हो रही थी अभी, जो हमने पीछे देखा यहाँ पर, ये भी जो इंपीरियल प्रेफरेंस या फिर गृह शुल्क, ये सारी चीज़ों का एक टर्म दे दिया जिसे बोला गया ड्रेन थ्योरी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में दिया गया कि ऐसा कैसे कैसे हो रहा है। और जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने ये दिया था वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये बहुत
इन नाम को आपने अच्छे से याद कर लेना, दादा भाई नौरोजी। मेंस में आए, इंटरव्यू में आए, ये इससे प्रश्न जरूर आता है। अब भारत में धन संपत्तियों और माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य यानी इसके बराबर में कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। कोई भी प्रतिलाभ या फिर कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, इसमें बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था भारत को, ना ही आर्थिक रूप से मिल रहा था, ना ही वाणिज्यिक रूप से, ना ही भौतिक रूप से। जीरो जीरो अंडा मिल रहा था भारत को। अब धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे कौन? दादा भाई नौरोजी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले, और जब भी मैंने आपको बोला है जब भी पहले शब्द आ जाए तो कान खड़े कर लो। सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर यानी सबसे तेज जिन्होंने आलोचना करी थी, उसके प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। अब उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों, अब ये एक और चीज़ मेन आ जाती है कि उनके लेख कौन कौन से थे, इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें जितनी भी लाइन है ना, सबसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा है पहला लेख? इंग्लैंड डेप टू इंडिया, पहली किताब ये हो गई इंग्लैंड डेप टू इंडिया। अब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आईएएस में भी कितनी बार पूछे गए हैं ये सारे की सारी किताबों के नाम। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, क्या मिलता है इंडिया को, वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, तो ये सारी किताबें 1 2 3 4, चारों किताबों को आपको याद रख लेना है। अभी तो ये 4 ही हैं, अभी और भी आएंगी, इनके नहीं दूसरे लेखकों के। अभी इनके माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यही ड्रेन थ्योरी। तो इसी ड्रेन थ्योरी का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अब रमेश चंद्र दत्त, आपने उस वाली स्लाइड में देख लिया, पहला एक नाम दादा भाई नौरोजी, अब दूसरा नाम है रमेश चंद्र दत्त, ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। ठीक है। अब उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब यही बुक है जो बच्चे पढ़ते हैं उसके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इस बुक को भी रीड किया जाता है आईएएस के लिए, लेकिन ज़्यादा आपके किफ़ायती नहीं है। आप वैसे नॉर्मली इसे देख लो या फिर जो एनसीईआरटी होती है उसे दे पढ़ लो, वही काफ़ी है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग, जितना भी सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। जैसे कि अगर 10 रुपये पूरे साल कमाया जा रहा है तो उसमें से 5 रुपये बाहर चला जाएगा। तो ये सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन से के सिद्धांत को स्वीकार किया। अब ये सिद्धांत तो ले लिया था, लेकिन इसे स्वीकार कब किया गया? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो बहिर्गमन सिद्धांत था उसको कब स्वीकार किया? तो ये कर रहा था कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे मान्यता दे दी गई थी। अब उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। अब सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। अभी इन्होंने कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं दिया था, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। अब तीसरे रोल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, रमेश चंद्र दत्त ने कौन सी किताब लिखी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और जो धन का जो बहिर्गमन था उसको उसको कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था आपका कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जो सैयद अहमद खान थे वो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे, ठीक है, और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे कि 80% अभी हिंदू हैं और 20% मुस्लिम है, और उसमें वो लग रहे थे कि और जो शासन किसके पास है? 100% अंग्रेजों के पास। तो उन्हें लग रहा था कि अगर ये अंग्रेज चले गए तो सारा पूरा शासन चला जाएगा इस 80% लोगों के पास, और जिसमें 20% लोग को दबा दिया जाएगा और इनका है ना विकास वगैरह नहीं हो पाएगा। तो ये सोचे थे कि ये सत्ता है ना तीसरे बंदे के हाथ में ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में तो आएगी नहीं, 80% के पास ही जाएगी, इसलिए इसी के पास रहेगा तो हमारा भला हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो ये एक थोड़ी सी सोच अलग थी इनकी। तो यही मुस्लिम समाज का जो विकास चाहते थे वो आंग्ल सत्ता यानी अंग्रेजों की सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत, अब देखो यहाँ पे कुछ और लिख दिया उत्सारण, तो ये वही है ड्रेन थ्योरी है, में विश्वास नहीं करते थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी के जो ड्रेन थ्योरी थी उसमें कौन विश्वास नहीं करता था? तो मैंने अच्छे से बता दिया है, वो थे सर सैयद अहमद खां। अब ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है।
अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि है ना, ये बोला जा सकता है कि ये किसने बोला था कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है। तो ये बोला था हमारे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इस बात को बोला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया दिन प्रतिदिन लूटने का कारण था, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में डब्ल्यू सी बैनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। अब ये एक और चीज़ आ गई, डब्ल्यू सी बैनर्जी के साथ मिलकर के दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, लंदन इंडिया सोसाइटी। और ये कब की गई थी, 1865 में। तो ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ध्यान रख लेना। 1865 में दादा भाई नौरोजी ने स्थापना की थी डब्ल्यू सी बैनर्जी के साथ मिलकर, तो लंदन इंडिया एस सोसाइटी की स्थापना की थी। अब जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। अब इससे भी आईएएस में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। तो 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो ये भी ध्यान रखना, कौन लिबरल पार्टी में से टिकट पर कौन पहले भारतीय चुने गए थे, तो यही थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ये प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि पहली बार ऐसा कोई चुना गया था। और आपको पता है कि जब पहले आप कुछ भी आ जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ होता है ये पूरा ख़त्म। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हमने देख लिया। और 20 मिनट में आपके ना 5 नंबर पक्के हो गए हैं। 5, जैसे मैंने साइंस में भी दिखाया था। साइंस में आपके 3 नंबर, पूरे साइंस से नहीं, बस एक टॉपिक से। यह हम है ना पूरा पूरा सिलेबस नहीं ख़त्म कर रहे, बस वही टॉपिक देख रहे हैं जिससे प्रश्न आ रहे हैं। बाकी का हम नहीं कर रहे कुछ भी, समझे। तो बाकी का कुछ मत करो, जिससे प्रश्न आ रहे हैं। जिन्होंने प्रश्न वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हो, उसमें मैंने बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया 3 नंबर साइंस से, 5 नंबर इसी टॉपिक से, 8 नंबर आपके हो गए। और आपको 150 नंबर करने हैं। 150 में से हमारा टारगेट है 130 प्लस। और आपके 130 प्लस आ ही जाएंगे अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे तो ईजी से आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।